हम जिस लॉज में रहते थे उसके सामने से निकलकर एक सड़क बाजार की तरफ जाती थी। बाईं तरफ एक विशाल कोठी थी। लॉज 2 तल्ला था। हम लोग शाम को ऊपर ही बैठते थे। हमारी आंखों में भविष्य का रंगीन आकाश था। हम सभी अपने खिलंदरेपन के लिए मशहूर थे। नीरज हमारी टीम का रोमियो था। कॉलेज में भी वह सुंदर लड़कियों के पीछे सदाबहार और गुलमोहर की टहनियों को लेकर भागता था। एक आध बार तो किसी किसी को वह थमा भी देता था। लड़की मुस्कुरा देती थी तो वह निहाल हो जाता था। राजीव यूं तो विज्ञान का मेधावी छात्र था पर कवि था। इसी तरह सूरज, विनोद, साहिल सभी कुछ न कुछ खास थे। कोई अच्छा सुर साध लेता था तो कोई पेंटिंग बनाने में माहिर था। हम 4 बजे के आसपास बाजार के एक कॉर्नर पर चाय पीने जाते थे। कभी कभी हमारे साथ लॉज मालिक का लड़का अमन भी होता था। हमारा दुख यह था कि हमारे पीछे जो विशाल कोठी थी उसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। हम चाहते थे कि कोई खिड़की वाली होती तो हमारे जोशो जुनून में यहाँ भी कोई मादकता होती। नीरज इस बात से निराश रहता था। हालांकि इससे पढ़ने में शांति थी। कोठी के बाद वाले घरों की गतिविधियां हमारी नज़रों से ओझल रहती थी। हम क्या चाहते थे यह उम्र के हिसाब से समझने वाली बात थी। एक दिन नीरज ने अमन से पूछा, यार यह कोठी किसकी है? हमेशा बंद रहती है। कोई चिड़िया बुलबुल कुछ नहीं। हमारे हंसने मुस्कुराने का भी तो कोई मतलब हो। कितनी खामोशी रहती है। अमन हंसा, बच्चू उसके लिए कॉलेज ही सही है, यहाँ पढ़ो। रही बात कोठी की तो यह प्रोफेसर साहब की है। वे मुंबई में सब परिवार रहते हैं। इधर बरसों से नहीं आए हैं। पहले कभी कभार आते थे, रंगाई पुताई कर लौट जाते थे। हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इतने अमीर है कि घर को रेंट पर लगाने की जरूरत ही नहीं। वही तो मैं कह रहा, नीरज ने दागा। कम से कम रेंट पर भी लगा देते तो हम नौजवानों की कितनी दुआएं उन्हें मिलती। राजीव ने टोका मारा, यार पतझड़ में फूल नहीं खिलते। प्रोफेसर साहब जानेंगे तो गोली मार देंगे। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग बकते रहो, प्रोफेसर साहब तक तुम्हारी बात नहीं पहुंचेगी। दिल वालों की कोई आरजू खाली नहीं जाती। नीरज ने स्वांग करते हुए कहा, देखना ऊपर वाला एक दिन हम लोगों के दिल की आवाज़ जरूर सुनेगा। नॉटी बॉय, अमन ने नीरज की नाक पकड़ कर कहा, पढ़ने आए हो कि यही सब करने? मेरे फादर को भनक लग गई कि तुम लोग इतने शरीफ हो तो वह कल ही निकाल देगा। वह भी उम्र के हिसाब से मजाक के मूड में था। सुनो, तुम लोग अपने अपने दिल में मोम की लड़की बना लो और उसी से प्यार करो। यह रोज का गुबार था। हमारे दिल के आसमान में रंग बिरंगे आवारा बैलून उड़ते रहते, बिना पते की चिट्ठियों की तरह। तब मोबाइल युग शुरू नहीं हुआ था। डाकिया मोहन चिट्ठियां और मनी ऑर्डर लेकर आता था। एक दिन नीरज ने मनी ऑर्डर के पैसे लेने के बाद शरारतन कहा, अगर कोई रंगीन लिफाफा आएगा तो मेरे रूम में गिरा दीजिएगा। मोहन ने भी नहला पर दहला मारा, आएगा तब ना। नीरज का मुंह लटक गया। पर कहते हैं घूरे के भाग्य भी एक दिन फिरते हैं। जब हम ना उम्मीदी और उदासी में दिल की रेजगानी गिन रहे थे, तभी अचानक एक रात कोठी में 3-4 गाड़ियां रुकी और खटर पटर की आवाजें आने लगी। हम नींद से जागकर उन आहटों को सुनने लगे। लगा कई लोग घर के हर कोने में घूम रहे। हमें अमन की बात याद आ गई तो देर से ही सही प्रोफेसर साहब की नींद टूटी। उन्हें ख्याल आया कि उनकी कोई कोठी हमारे शहर में भी है। हम भोर होने की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। हमारा अनुमान सही था। प्रोफेसर साहब का पूरा कुनबा, नौकर चाकर सब इधर उधर चीज़ों को तरतीब दे रहे थे। नीरज चहक रहा था, वैसे उत्सुकता सब में थी। हम प्रोफेसर साहब के परिवार का पूरा ब्यौरा चाह रहे थे, पर यह जल्दी मिलने वाली जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ ही पता चलना था। अमन से मजाक तो हो सकता था, पर कुछ पूछना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं होता। और हम इतने अशालीन तो थे नहीं। अच्छे घर परिवारों से होने का हमारा संस्कार हमारी दिल लगियों के बीच भी बना रहता था। हम अपने यूनिवर्सिटी में के मेधावी छात्र थे। हमारे माँ बाप ने हमें कुछ बनकर भविष्य संजोने के लिए यहाँ भेजा था। हमारा कमिटमेंट जीवन के हर हिस्से में था, पढ़ाई भी और मस्ती भी। मस्ती तो उम्र जनित थी। हम वाकई किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन खिड़की खुली और सामने एक हसीन लड़की बैठी हुई नजर आई। हम भागकर नीरज के कमरे में आए। हमारा कमरा एक रहस्यमय आलोक की आभा से भर गया। दीवारों की आंखें निकल आई। तंबई रंग की एक मूर्ति हमारे सामने थी, जैसे उस पर सोने का पानी चढ़ा हो। लड़की ने हाथ हिलाकर हमारा अभिवादन किया। इसके बाद कोठी में तेज रोशनी फैल गई। फिर लड़की ने खिड़की बंद कर ली। हम देर तक खिड़की के पार झांकने की बेचैनी लिए वहीं जमे खुसर फुसर करते रहे। आंखों से बनी कोई चिड़िया होती हमारे पास तो हम अभी उड़ाते और कहते, पूरी
तस्वीर लेकर लौटे या फिर चाँद के हाथों में कोई कैमरा थमाते और कहते कि वह उस कोठी की वीडियो लाकर दे, पर ऐसा कुछ संभव नहीं था। हम मन महसूस कर रह गए, लेकिन दूसरे दिन शाम को फिर लड़की खिड़की पर नजर आई। हमारी बाँछें खिल गई। फिर ऐसा हर रोज होने लगा। हमें उस पल का इंतजार रहने लगा था। खिड़की खुलती और हमारी ललक साथ में आसमान पर पहुंच जाती। वह निर्निमेष ताकती रहती, जाने क्या सोचती थी, कहना मुश्किल था। जब हमें लगता कि वह लड़की नहीं कोई बुत है, पर तभी उसमें हरारत हो उठती। कभी वह हाथ हिलाती तो कभी हथेली में गुलाब की पंखुड़ी लेकर हमारी तरफ धीरे धीरे गिराती। हम हवा में चुंबन उछालते, वह हंस देती। हम यह अनुमान कर बैठे थे कि वह हम लोगों की किसी बात का बुरा नहीं मानती। उम्मीद की फिरकीनी अपनी जगह पर नाच रही थी। पिछले 2 महीने से हमारे बीच यही हो रहा था। अमन आता तो हम उससे दूसरी बात करते। 2 महीने के बाद अचानक खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। हम बैठे रहते, पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। हम सिर्फ सोच सकते थे, जान पाना कठिन था। हो सकता है प्रोफेसर साहब से किसी ने कुछ कहा हो, फिर लड़की को डांट पड़ी होगी, फिर उस पर लोहे की कील लगा दी गई होगी। पर हमारी ओर से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिस तरह चांद को लोग देखते हैं, हम उस लड़की को देखकर सिर्फ खुश होते थे। खुशी ऐसी चीज है जो रेत में नदी दे सकती है, मन को उड़ने के लिए चमकीले पंख दे सकती है। कुछ भी खुश होना कोई पाप नहीं है और न अपराध। आप किसी से उसकी खुशी कैसे छीन सकते हैं? नीरज, हम सभी दुखी थे। हम लगभग पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी फिर एक शाम उधर से लड़की की लड़जती हुई आवाज आई। वह गा रही थी, पानी बरस रहा था। पंख होते तो उड़ आती रे रसिया ओ जालिमा। अब तय हो गया था कि लड़की क्या सोच रही है और हालात क्या है। राजीव, विनोद, साहिल सब परेशान हो गए। लड़की की एक झलक पाने के लिए हम तरस रहे थे। हम जवाब देना चाह रहे थे प्रोफेसर साहब को, इसलिए साहिल के अर्ज पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया। अब जो हो, यह हमारे पाक जनन और प्रोफेसर साहब की दादागिरी के बीच आर पार की जंग थी। अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला था कि देवदूत की तरह अमन आ गया। आते ही उसने पूछा, कोई विशेष तैयारी चल रही है क्या? आज हम लोग गाएंगे। वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। विनोद ने शुरू किया। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? किताब, कॉपी, थाली सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसने फिर शुरू किया। खिड़की वाली तू कल फिर आना। स्टॉप! अचानक अमन उठकर चीखा। तुम लोग अपनी ओर से काजल को कोई चोट नहीं पहुंचा सकते। वह बहुत बीमार है। वह बस 2-3 दिनों की मेहमान है। वह इतनी अशक्त है कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकती। एकाएक गहरा सन्नाटा फैल गया। हमारे दिल को धक्का सा लगा। यह क्या कह रहा है अमन? हमने सोचा कुछ और, निकला कुछ और। जानते हो, उसे एक खतरनाक रोग है। इस रोग में शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। फिर मरीज को हर सप्ताह ब्लड की ज़रूरत होती है। पिछले 20 साल से प्रोफेसर साहब और उसके भाइयों बहनों ने उसे खून देकर जिंदा रखा है। उसका ब्लड ग्रुप भी दुर्लभ है। अमन लगभग रो रहा था। बचपन में वह मेरे साथ पढ़ती थी। उसे हर्ट मत करो, उसने ब्लड चढ़वाने से इनकार कर दिया है। कहती है जब मरूंगी ही तो किसी का ब्लड क्यों बर्बाद हो। प्रोफेसर साहब और परिवार के लोग समझा कर थक गए। तनाव और गम में यहाँ लेकर आ गए हैं। मैंने भी बहुत समझाया। डॉक्टर मेहता कह रहे थे कि अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वह बच सकती है, मगर वह मानते ही नहीं। क्या मैं काजल से मिल सकता हूँ? नीरज ने एकाएक कहा। एक बार मुझे भी समझाने का मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं? अमन ने कहा। जिंदगी से बढ़कर क्या सुंदर है। हम सभी अमन के पीछे हो चले। 10 कदम चलने के बाद हम उस विशाल कोठी के अहाते में दाखिल हो गए। वहाँ हर चीज़ व्यवस्थित थी। फूल पौधे और लॉन में रखी बेशकीमती कुर्सियाँ एवं टेबल। प्रोफेसर चाय पी रहे थे। हमने प्रणाम किया। वे चौंके। क्या है? अमन ने कहा। अंकल, ये मेरे लॉज के लड़के हैं, एक अर्जी लेकर आए हैं आपके पास। काजल के दोनों भाई भी आ गए। हमें डर लग रहा था, जाने क्या हो। अगर नाराज हो गए तो कैसी और किसकी शामत आए। पर
दूसरी तरफ कोई विशाल भाव था जो हम में उजाग भर रहा था। बहुत देर तक हमारे बीच औपचारिक परिचय होता रहा। फिर अमन ने आखिरी बात कही कि ये लड़के काजल को ब्लड देना चाहते हैं। प्रोफेसर के चेहरे पर व्यंग की एक तिरछी लकीर फैल गई। ये संभव नहीं, उसे समझाया नहीं जा सकता, वह एकदम इमोशनल हो गई है। देखो, कोशिश करो, उसके भाई ने कहा। अगर ऐसा होता है तो हमें तुम लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। प्रोफेसर साहब उठकर टहलने लगे। काजल को बुलाया गया। लड़कों ने अभिवादन किया तो वह मुस्कुराई। मैं आप सबको पहचानती हूँ, आपने बहुत मान दिया है मुझे। मैंने आपके नामों की कोडिंग कर रखी है। मैं नीरज, नीरज ने कहा। सभी हंस पड़े। वह अपनी रॉ में था। हमारी एक गुजारिश है आपसे, हम लोग, मेरा मतलब है जिसका भी ग्रुप मैच करेगा, आपको ब्लड देना चाहते हैं। नहीं, मैं इस जिंदगी से थक गई हूँ। मैं शांति से अब मरना चाहती हूँ। मैंने पापा और भैया को भी कह दिया है, अब और नहीं झेल सकती। आपने जितना साथ दिया था वही बहुत है। मैं शुक्रिया करती हूँ। सुनिए, हमारी आदत सी हो गई है आपको खिड़की पर देखने की। अगले महीने से हमारा एग्ज़ाम है। क्या आप चाहेंगे कि कोई बुरी खबर हमारे एग्ज़ाम पर असर डाले? आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए सोचिए, हमारी खुशी के लिए। काजल गंभीर हो गई। कई भाव चेहरे पर आए गए। वह झटके से उठी और बोली, ठीक है, जिंदगी मेरे साथ आंख मिचौली खेल रही है। हमारे भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। अगर प्रोफेसर साहब की कोठी नहीं होती तो हम नाचने लगते। पूरी जिंदगी क्या, उसका एक पल भी उतना ही हसीन था। अमन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा परिवार कृतज्ञता और रोमांच के भाव से भर गया था। लॉन के फूल हंसने लगे थे। हवा की सरसराहट सुनी जा सकती थी। वापस आकर नीरज ने खिड़की पर सदाबहार और गुलमोहर के फूलों की टहनियाँ बांध दी।